अगर किसी ने इसको सी हवियाना कहे ना तो आई थिंक उसकी रीज़न यही है कि ये बिल्कुल समंदर लगता है। वो मेरे पीछे एक रेड और वाइट कलर का लाइट हाउस नज़र आ रहा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा बिकॉज़ पहले मैंने यहाँ से ना अपना दिल भरना है, अच्छे से भरना है। वैसे किसी भी जगह को विज़िट करो ना तो एक बार बंदा देख के कहता है चलो इनफ हो गया, इसके बाद अब क्या ही बार बार देखना है। बट दिस इज़ द लेक आई वांटेड टू विज़िट अगेन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर राइड। सो कहानी ये है कि क्या आपने कभी DIY का नाम सुना है? मतलब मैं समझाता हूँ, उसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ। मतलब ख़ुद कोई तरीका निकालो, कोई ना कोई सल्यूशन निकालो। तो मसला ये था कि जब तक मैं राइड करते हुए अपने मोटरसाइकिल के आसपास होता था ना, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। लेकिन जब मुझे अपने मोटरसाइकिल से 100 मीटर या 200 मीटर दूर जाना होता था ना, तब एक तो टैंक बैग है, एक मेरा ड्रोन बैग है, एक मेरे पास बोतल होती है, प्लस एक मेरे पास जैकेट होती है और साथ में मैंने कैमरास भी होल्ड करने होते थे। हाथ दो थे और चीज़ें थी बेशुमार। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैंने एक ट्रैवल बैग लिया, उसमें अपना टैंक बैग डाला। उसके बाद मैंने लटकाया नीचे अपना ड्रोन का बैग। तो अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ना वो मेरे कंधों पे हैं, मतलब मेरे हाथ दोनों जो है ना अभी तक कंप्लीट फ्री हैं। ये तो था सॉल्यूशन नंबर 1। दूसरा मसला था मेरे ट्राउज़र का, क्योंकि ये एक वाटरप्रूफ और हैवी विद प्रोटेक्टर्स एक हैवी ट्राउज़र है जिसमें वाटरप्रूफिंग भी है, प्रोटेक्टर्स भी हैं और सर्दी वाली लेयर भी होती है, गर्मी वाली लेयर भी होती है। तो ये काफ़ी वज़नी है, मैंने वज़न बताया था शुरू में। बट अब सीन ये है कि जब मैं चलता था ना तो ये ट्राउज़र आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाता था, मुझे बार बार ऊपर करना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती थी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया ये सस्पेंडर, और इनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मुझे जो ट्राउज़र है ना वो कस के पेट के ऊपर बांधने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा लूज़ भी है, यहाँ से वो बंदा बैठते हुए, उठते हुए, चलते फिरते हुए ईजी रहता है। प्लस ये कि इन्होंने ट्राउज़र को उठाया हुआ है, और अगर कभी आप बैठ जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठ जाता हूँ, तो बहुत ही ईजी तरीका है, आप इनसे आज़ाद भी हो सकते हो। तो ये था DIY नंबर 2। आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई हैं यहाँ पे खड़े खड़े। अब मैं किधर जा रहा हूँ, कौन कौन से स्टाफ्स हैं और जगह कौन सी है, कौन सी लेक है, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा एक बार हेलमेट पहन के बाइक को चला के। तो बाकी सारी बातें हेलमेट के अंदर से करते हैं। Hallo, hast du Motorradpickel? Motorradpickel? Motorpickel? Ne, Motorrad für Autobahn. Für Autobahn, ja? 10 Tage oder? Na, nur eine Tage. Wir haben Minimum 10 Tage. Für Motorrad? Tage ist Minimum. 10 Ja. Tage. Okay, dann Nummer 6 bitte. Dankeschön, ciao. सो कहानी ये है कि आज फिर मैंने मोटरवे का इस्तेमाल करना है, लेकिन आज मैंने मोटरवे का इस्तेमाल जो है वो जाते हुए भी करना है। तो मेरा इरादा था कि मैं पेट्रोल भरवाऊँ, साथ में पिकल भी ले लूँ, लेकिन पिकल अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से नहीं मिला। तो अब हम उसी पुराने पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ से मुझे लास्ट टाइम मिला था 1 दिन का। ये एक्चुअली नया पेट्रोल पंप है, तो इनके पास जो मिनिमम था ना वो 10 दिन वाला था, और 10 दिन वाले को मैंने क्या करना है, शायद 10 दिन अगले मेरी राइड ही ना हो। तो बेहतर है कि थोड़ा सा और सफ़र करते हैं और 1 दिन वाला पिकल तलाश करते हैं।
सो कहानी यूँ है कि मुझे आज का पिकल मिल गया। इसका ये मतलब है कि आज मिडनाइट तक हम जो है वो मोटरवे पे सफ़र कर सकते हैं। चलें जी, हमें बड़ी रोड मिल गई है। ये है यहाँ की बुंदेसस्ट्रासे, जिसे अगर पाकिस्तान और इंडिया की ज़ुबान में समझा जाए तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। बट अनफॉर्चुनेटली ये ग्रैंड ट्रंक रोड लगती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो जीटी रोड होती है वो हमेशा दोनों साइड पे डबल होती है, लेकिन ये बिल्कुल सिंगल रोड है। लेकिन ये वही पाकिस्तान वाली जिस तरह जीटी रोड की हिस्ट्री होती है, इस रोड की भी सेम हिस्ट्री है कि मोटरवे से पहले यही रोड जो है वो पूरे ऑस्ट्रिया को कनेक्ट करती है, लेकिन अब मोटरवे है तो फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा खुली है और ज़्यादा मुयसर भी। चलें जी, आगे जा रहा है एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ने पीछे लगाई हुई है ट्राली, लेकिन ट्राली के ऊपर वो जो गंदम का भूसा होता है ना, आई थिंक वो है, तो वो एक लाइन लगी हुई है पीछे गाड़ियों की। चलें इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो बात कर लेते हैं कि आज हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो भाई साहब, आज कहानी यूँ है कि ये डेस्टिनेशन जो है ना वो इस हवाले से भी ख़ास है बिकॉज़ मैं अपने घर से ना चारों डायरेक्शन में पहले 4 व्लॉग करना चाहता था। मतलब एक दफ़ा ईस्ट में जाना चाहता था, एक दफ़ा वेस्ट में, एक दफ़ा नॉर्थ में और एक दफ़ा और कौन सा रह गया, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, साउथ में। तो मैं एक दफ़ा साउथ में जाना चाहता था। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये जो जगह है ना ये मेरे घर से कौन सी डायरेक्शन पे है, लेकिन ये मुझे पता है कि आज मेरी चौथी राइड है और ये चौथी डायरेक्शन है। आई डोंट नो साउथ होगी या नॉर्थ होगी, ईस्ट या वेस्ट। बहरहाल ये है कि मैं अपने घर से चारों डायरेक्शंस की तरफ निकला हूँ और ये चौथी डायरेक्शन की तरफ आज जा रहा हूँ। और अगर बात की जाए कि मैं किधर जा रहा हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है लेक नोए सीदल। अब लेक का तो मतलब आपको पता ही है कि झील होता है, नोए का मतलब होता है न्यू, नई, और सीदल का जहाँ तक मुझे पता है उसका मतलब है कि आबादी। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो लफ्ज़ी माना है वो है कि नई आबादी वाली झील। और इस झील की कुछ ख़ास बातें, मतलब ये नॉर्मल झीलों की तरह नहीं है और ना ही ये पहाड़ों के बीच में पानी इकट्ठा हुआ है। ये इसकी एक अलग ही पहचान है, इसकी एक अलग ही लुक है। बल्कि अगर आप ये कह लें ना, मैं कल रात को पढ़ रहा था कि इसको कहते हैं कि सी ऑफ वियना। वियना में नहीं है, वियना से तकरीबन 30 किलोमीटर साइड पे है, लेकिन इसको सी ऑफ वियना कहते हैं। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके साथ कोई भी समंदर नहीं लगता, तो शायद इसलिए कहते हैं कि यार अगर आपने वियना में रहते हुए या ऑस्ट्रिया में रहते हुए अगर समंदर का मज़ा कहीं लेना है तो वो आप इस झील से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइब तकरीबन वही होती हैं जो कि एक समंदर के बीच पे होती हैं। सो गांव का नाम है शुन बेहुल या फिर पता नहीं क्या यार, असल में इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है ना ये जर्मन लैंग्वेज की, अभी तक तो मेरे लिए अज़ाब बनी हुई है। और ये जो आपको एक छोटा सा किला नज़र आ रहा है सामने, ये है मेरा फर्स्ट स्टॉप। अब मुझे बस खड़े होने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए।
अभी तक मेरी राइड के 32 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं और ये रहा मेरा फर्स्ट स्टॉप। और जो मेरे पीछे आप इतना प्यारा किला देख रहे हैं ना, इसका नाम है शुन बेहुल, किला शुन बेहुल। ये ऑस्ट्रिया के एक मशहूर दरिया डनूब रिवर के साथ बिल्कुल किनारे पर 30 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर बना हुआ है। और ये किला तकरीबन 900 साल पुराना है। और ये किला अब तक बहुत सारे खानदानों की मलकियत रह चुका है और अब भी ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते। चलें जी, 15-20 मिनट की हो गई है हमारी रेस्ट और अगला जो स्टॉप है हमारा वो है यहाँ से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर। वो जो स्टॉप है हमारा वो है संक पोल्टन, यहाँ का एक मशहूर शहर है। सो आज की राइड की ख़ास बात ये है कि आज मैं पहली दफ़ा किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए मोटरवे का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो हमारी प्लूटो है ना, आपको इस चीज़ का पता ही होगा कि ये 100 के पास जाती है तो ये कांपने लग जाती है। तो आज मेरा दिल है, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है, वन साइड जो सफ़र है वो है 174 किलोमीटर। तो मेरा इरादा था कि यार अगर बिल्कुल ही हम गांव देहात वाली साइड से जाएंगे ना तो हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए मोटरवे को भी इस्तेमाल किया जाए ताकि सफ़र में थोड़ी सी कमी हो। तो भाई आज तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज थोड़े से ना मोटरवे को भी इस्तेमाल कर लिया जाए। वो आ गया वीन और संक पोल्टन, तो हमने इसी रास्ते से जाना है। पुलिस वाले खड़े हैं, चेकिंग हो रही है भाई। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह हमारा मोटरवे वाला सफ़र जो है वो खैर वाफियत से कंप्लीट करें एंड हमारी प्लूटो जो है ना वो कामयाब हो जाए बस। मैं अगले कैमरे का शेक देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कितना शेकी हो रहा है इस टाइम मोटरसाइकिल। और पर क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कितनी स्पीड जा रही है, 102 की, और मेरा बाइक जो है ना वो लारे चढ़ा हुआ है। चले कोई नहीं, है रहा। मैं पहुंच गया हूं अपने दूसरे स्टॉप पे, जो कि है संक पोल्टन में वाक़या। और यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है, लेकिन फ़ोटो पॉइंट के साथ साथ 4 और दिलचस्प चीज़ें हैं, जिनमें 3 मैन मेड झीलें हैं, जिनमें से एक जो झील है वो उसकी शेप जो है वो हार्ट शेप है। और जो चौथी जो ख़ास बात है इस जगह के बारे में वो ये है कि यहाँ पे एक स्टेडियम है जिसको मुख्तलिफ़ गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रग्बी, फ़ुटबॉल वगैरह। और अभी थोड़ा सा वॉक करना है, 100 मीटर या 150 मीटर अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर का सीन कैसा है।
सो मेरे पीछे एक लेक है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी है, और उसके बाद ये वाली जो लेक है ना, ये हार्ट शेप लेक है, और इसका पानी और कलर का है और उसका पानी और कलर का है, जो मैंने अभी तक देखा है। दोनों के पानी में डिफरेंस है। बाकी जो तीसरी नदी है ना, वो नदी में एक्चुअली वो नाला है, वो जब भी मैंने देखा तो, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप इस लेक के ऊपर कैंपिंग कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये एक्चुअली लेक है, मैन मेड लेक है, लेकिन वो लेक एक्चुअली थी नहीं, वो सिर्फ एक साफ़ पानी का नाला था। बाकी व्यू पॉइंट काफ़ी ऊंचा है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, लेकिन ठंडी हवा ने मुझे लगा दी है प्यास, और मेरे पास पानी की बोतल भी नहीं है। तो फ़ौरन से पहले वापस जाते हैं, पानी पीते हैं और फिर मंजिल पे पहुँचते हैं। यार मैं काफ़ी लेट हूँ आज। लो जी, रेस्ट तो हो गई है, लेकिन रेस्ट ने मेरा अच्छा खासा जो टाइम है ना वो ज़ाया कर दी है। अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट पौना घंटा जो है ना वो यहाँ पे ज़ाया हुआ। और इसका नुकसान ये है कि अभी 3:45 हो गए हैं शाम के, और अभी मेरा सफ़र 143 किलोमीटर रहता है। तो अभी मैंने कोई स्टॉप नहीं लेना, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर शाम हो गई तो फिर रोले हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा है, वापसी पे कोई भी मसला हो गया तो टेंशन हो सकती है। तो माशाल्लाह सो जितना जल्दी हो सके ना अब वहाँ पे पहुँचना है हमने। अच्छा, कहानी यूँ है कि मुझे जो महसूस हो रहा है ना अभी तक, वो ये हो रहा है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, और जिस इलाके में मैं एंटर हो रहा हूँ, वहाँ पे या तो बारिश हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि कलर की वाइब्स और हवा की जो वाइब्स है ना, वो मुझे बता रही हैं कि कोई सीन है यहाँ पे। मतलब इस चीज़ का मुझे शौक़ भी है कि यार बारिश हो। मैंने सारी जितनी भी चीज़ें ली हुई हैं ना, कैमरा से लेके अपने ड्रेसिंग, अपने शूज़, अपने हर चीज़ जो है ना वो मैंने ली हुई है वाटर प्रूफ, और बारिश ही नहीं हो रही। चौथी राइड है मेरी और बारिश का एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। तो आई विश कि आज बारिश हो जाए, ताकि मुझे पता तो चले कि ये चीज़ें वाटर प्रूफ है भी हैं या नहीं। अब मेरा शक जो है वो यकीन में बदलता जा रहा है कि आगे बारिश है भाई। और आज प्लूटो का और मेरा एक साथ दोनों का ये सपना पूरा हो गया इंशाल्लाह कि हम दोनों बारिश में ट्रैवल करेंगे। यार मज़ा आने वाला है यार। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने के बाद ना वो पूरी वीडियो को एनालाइज़ करते हैं, और उसके बाद मुझे बताते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, कौन सी चीज़ बोलनी चाहिए और नहीं, और ये अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे रिसेंटली शिकवा किया था कि हमारी वीडियो में इंफॉर्मेशन कम होती है, नज़ारे बहुत हैं लेकिन इंफॉर्मेशन कम होती है। तो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ, शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बिकॉज़ पाकिस्तान में आई थिंक मैंने ये चीज़ नहीं देखी। तो ये चीज़ है कि अगर आप ऑस्ट्रिया में ऑटोबान पे, मतलब मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर छोटी रोड्स पे, जब आपको ये ऑरेंज लाइन नज़र आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने वाइट लाइन को भूल जाना है। वाइट लाइन पता है ना आपको, उधर चल रही है और एक इधर चल रही है। वाइट लाइन को भूल जाना है और आपने इन दो ऑरेंज लाइंस के दरमियान जो है ना वो गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, इन दोनों के दरमियान रहना है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑरेंज लाइन आ जाए ना, तो ऑरेंज लाइन जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट में, उसको आपने फॉलो करना है, ना कि वाइट लाइन को। लो जी, आज मेरा जो सपना था ना वो पूरा हो गया, और अब मेरी जो जैकेट है ना उसकी ज़िप मुझे बंद करनी होगी। बस मुझे कुछ जगह मिल जाए जहाँ पे मैं
1-2 मिनट के लिए खड़ा होकर अपनी ज़िप बंद कर सकूं। और फाइनली आज पहली दफ़ा मेरी राइडिंग के दौरान बारिश हो रही है और मैंने सब कुछ वाटरप्रूफ पहना हुआ है। यार इससे ज़्यादा खुशी की कौन सी बात हो सकती है। बारिश का बस मुझे शौक ही होता है। बारिश अब हुई है तो अब 2 मसले यकीनन हो रहे हैं। एक तो मसला ये है कि धुंध बन जाती है हेलमेट के अंदर और विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये है कि मेरे कैमरे के लेंस के ऊपर पानी के कतरे यकीनन होंगे और वो जो थोड़ा सा ना मज़ा ख़राब कर देते हैं ना वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाती है और वो कतरा बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब ये दोनों मसले मैं फेस कर रहा हूँ। तो वियना शहर का नज़ारा हमारे बिल्कुल सामने है। वैसे तो हम इसको बाईपास कर रहे हैं लेकिन स्टिल ये काफ़ी बड़ा है तो इसके पास से गुज़रते भी कुछ नज़ारा सामने आ ही जाता है। बस आप एक दफ़ा ना मोटरवे पे आ जाओ ना और फिर ऑस्ट्रेलिया वाले बताते हैं कि काम करना किसे कहते हैं। ये कोई तीसरी जगह पे मैं देख रहा हूँ जहाँ पे काम हो रहा है मोटरवे के ऊपर। अजीब मसला है। मोटरवे अच्छी खासी होती है, ये फिर उखाड़ के उसे लोगों को इन्होंने तंग किया हो। बहरहाल चलो क्या ही कर सकते हैं। स्पीड वैसे ही इस रोड पे कम है, 80 की स्पीड है और इसको और कम करके 60 कर दी है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। पिछले आधे पौने घंटे से बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हमारा सफ़र भी जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक रह गए हैं 38 मिनट और फासला है 60 किलोमीटर। ज़्यादा नहीं है बट इस चीज़ की मुझे खुशी भी है कि बारिश हो गया और मेरा जो सूट है ना मुझे कंप्लीट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जिसका अफसोस है वो ये है कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक है लाइट हाउस और जहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा है ना उसके मुताबिक वहाँ का जो सनसेट है ना वो बहुत कमाल का है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो अगर बारिश इसी तरह होती रही तो इसका मतलब है कि हम वो सनसेट नहीं देख पाएंगे। तो अल्टीमेटली मज़ा नहीं आएगा। बहरहाल चलें, वो लेक तो जाके एंजॉय कर सकते हैं अगर बारिश हुई तो। और एक और फ़ायदा जो बारिश का है ना वो ये भी है कि जब बारिश होगी ना तो लोग तकरीबन ना होने के बराबर होंगे वहाँ पे, तो तब हम सही से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मेरे आसपास कोई बंदे ना होना तो मज़ा आ जाता वो जगह देखने का, वो जगह महसूस करने का। हम आ गए हैं जनाब एक कंप्लीट नए इलाके में पहाड़ों से निकलकर। और इस इलाके के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे विंड टरबाइन जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वैसे कैमरा दिखा नहीं पाएगा लेकिन उधर भी मुझे नज़र आ रही हैं और इस तरफ तो बेशुमार विंड टरबाइन मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैंने सुना था कि यहाँ पे विंड टरबाइन की तादाद बहुत ज़्यादा है बट अब मुझे नहीं पता कि मेरे रास्ते में वैसा व्यू आएगा या नहीं।
लेकिन दूर दराज मुझे नज़र आ रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो कहानी ये है कि मुझे नज़र आ गया है मैकडोनल्ड्स और मैं यहाँ उतर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे लास्ट टाइम कुछ खाए पिए ना 6 घंटे हो गए हैं। डेस्टिनेशन पे जाएंगे कुछ खाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले यहाँ से थोड़ी सी पेट पूजा भी ज़रूरी है वरना मेरी एनर्जी हो जाएगी लो। वैसे मैं जितना लेट हूँ मैं डिज़र्व तो नहीं करता कि मैं मैकडोनल्ड्स पे जाता, बट अनफॉर्चुनेटली अब जो है ना और कुछ चारा नहीं है। आह, 192 किलोमीटर की राइड हो चुकी है और अब मेरे ख्याल से ना मैं एक छोटी सी ब्रेक डिज़र्व करता हूँ। सो पूरे ऑस्ट्रिया में रूल हमेशा सेम ही रहेगा, जहाँ भी जाना है टाइम बचाने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ मैकडोनल्ड्स ढूंढना है और वेजिटेबल वाला जो है ना वेगी तारिश बर्गर ऑर्डर करना, ताकि किसी किस्म की टेंशन हो ही ना। तो अब सीन कुछ यूँ है कि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे 5:30 हो गए हैं, 8:30 बजे सोचो गुरूब हो जाना है और अभी मेरी 28 मिनट की ओवर राइड रहती है। तो खाना खाना है, मतलब ये बर्गर खाना और 28 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना है वहाँ पे और उसके बाद इंजॉय करके एटलीस्ट सूरज डूबने से पहले पहले मैंने निकलना है और सूरज डूबेगा 8:34 पे, तो मैंने उससे पहले पहले अपना काम सारा का सारा ख़त्म करना है। एक बार मैंने वापसी की राह ले ली ना तो उसके बाद मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है। बस ये इलाका थोड़ा सा गैर है, अपने घर से 210 किलोमीटर दूर हूँ, तो थोड़ी सी टेंशन भी है, पर अल्लाह बेहतर करेगा। And I can go to that lighthouse, right? The lighthouse is of this side, Yeah. not inside.
Not inside, but outside. I can go as near as possible, right? Okay. So, यहाँ पे मैंने टिकट खरीदी और टिकट की कॉस्ट है €6.90, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब व्यू के लिए। बट आई थिंक जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है, क्योंकि ये सच में सी ऑफ वियना है। अगर किसी ने इसको सी ऑफ वियना कहे ना, तो आई थिंक उसकी रीज़न यही है कि ये बिल्कुल समंदर लगता है। मैंने कभी समंदर का किनारा नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, मतलब हवाई जहाज़ से देखे, लेकिन वैसे मैंने उसके पास जाके एक्सपीरियंस नहीं किया। बट जिस तरह वेव्स आ रही हैं, जिस तरह का व्यू है, आई थिंक इट इज़ सी ऑफ वियना। वो मेरे पीछे एक रेड और वाइट कलर का लाइट हाउस नज़र आ रहा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा, बिकॉज पहले मैंने यहाँ से ना अपना दिल भरना है, अच्छे से भरना है, कि मेरा ये बीच देख के दिल भर जाए ना एक दफ़ा, उसके बाद मैं उसकी तरफ जाऊँगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यार, कब मेरा दिल भरे और मैं उसकी तरफ जाऊँ, बिकॉज आई थिंक जितने भी पैसे लिए हुए ना 960 वगैरह, वो सारे उसके लिए लिए हुए हैं, पैसे सारे उसके हैं। बहरहाल बीच इतना प्यारा है कि कहीं और जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मेरे पीछे हो रहा है बहुत ही प्यारा सनसेट, साथ है मेरे नोएसिदल लेक, और इस तरफ है मेरे पीछे लाइट हाउस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो लेक है ना, ये दो मुल्कों का बॉर्डर भी है। ये तकरीबन 314 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से फैली हुई है, और इसका 24% जो हिस्सा है वो हंगरी में है, और 76% जो हिस्सा है ना वो ऑस्ट्रिया में है। तो इसे कह सकते हैं कि ये एक बॉर्डर भी है दो मुल्कों के दरमियान। एक और फैक्ट इस झील के बारे में वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, मतलब इसकी जो एवरेज डेप्थ है ना वो है सिर्फ 1 मीटर, और जो मैक्सिमम डेप्थ है इसकी वो है सिर्फ 1.8 मीटर। मतलब आप कई किलोमीटर तक अंदर चले जाएंगे और आपके घुटने भी गीले नहीं होंगे। वैसे किसी भी जगह को विज़िट करो ना, तो एक बार बंदा देख के कहता है चलो इनफ हो गया, इसके बाद क्या बार बार देखना है। बट दिस इज़ द लेक आई वांटेड टू विज़िट अगेन। मतलब मैं तब व्लॉग नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर आना चाहूँगा, बिकॉज़ सनसेट देख रहे हो आप इसके पीछे, कमाल की हर चीज़ आउटस्टैंडिंग है। पर सो लेक देख भी ली है और इसकी तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा कर ली हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आया इस जगह को विज़िट करके। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं करने वाला हूँ साइन ऑफ, यहाँ से निकलने वाला हूँ। फिर मिलेंगे किसी और राइड में, किसी और जगह पे, किसी और झील में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।